हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की सोशियोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये है सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, टाइम है 3 घंटे, थ्योरी 80 मार्क्स। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, उसके बाद आंसर आपने शुरू करना है। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। 10 मार्क्स की है, टोटल 10 क्वेश्चन है, एक मार्क का एक क्वेश्चन है। पहला क्या है, डेमोग्राफी मेनली क्या स्टडी करती है? ये करती है ह्यूमन पॉपुलेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जो माल्थुशियन थ्योरी है ये क्या स्टेट करती है? ये स्टेट करती है पॉपुलेशन ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली। आगे क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी फंक्शन जो है फैमिली का क्या है? वो है सोशलाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृताइजेशन जो है ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट सिस्टम किस पर बेस करता है? ये करता है बर्थ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये क्या बने थे? कॉन्स्टिट्यूशनल किसके थ्रू? ये बने थे 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन रेफर करती है किस चीज़ को? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। क्वेश्चन नंबर 8, चिपको मूवमेंट किसके साथ रिलेटेड है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्वेशन क्या है? यह है डेटा कलेक्शन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 10, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है स्प्रेड ग्लोबल कल्चरल वैल्यूज़ का। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, 10 हैं, हर एक 2-2 मार्क्स का है। आपने 20 से लेकर 30 वर्ड की लिमिट लगानी है, इसके बीच में लिखना है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन करनी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं पीसफुली, जबकि ये मेंटेन करते हैं अपना यूनिक आइडेंटिटीज़। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, इसमें बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो और पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हेल्प करते हैं एनालाइज करने में पॉपुलेशन का ट्रेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 13, फैमिली डिफाइन करनी है कि फैमिली क्या होती है। देखिए, फैमिली जो है प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसमें पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशलाइजेशन के लिए, केयर, इमोशनल सपोर्ट और कल्चरल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 14, कास्ट सिस्टम के बारे में बताना है क्या होती है ये। देखिए, कास्ट सिस्टम एक हेरिडिटरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इंडिया में, जहाँ पर लोग जो हैं बॉर्न करते हैं एक फिक्स्ड सोशल ग्रुप्स में, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मैरिज और ऑक्यूपेशन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल इनइक्वालिटी को आपने डिफाइन करना है। देखिए, सोशल इनइक्वालिटी रेफर करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का, राइट्स का और प्रिविलेजेस का एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फिर सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनलिज्म के बारे में बताना है। देखिए, कम्युनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होती है वंस रिलीजियस कम्युनिटी की, और इससे होता क्या है, इससे टेंशन और कन्फ्लिक्ट होती हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 17, रिसर्च का मतलब बताना क्या है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसका एम क्या होता है? डिस्कवर करना फैक्ट्स, एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप और सॉल्व करना या सोशल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 18, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताना है। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है अडॉप्ट करना वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़, लाइफस्टाइल्स, एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा? इंडियन सोसाइटी द्वारा, इसको बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, रूरल सोसाइटी के बारे में बताइए। देखिए, रूरल सोसाइटी का रेफर करती है कम्युनिटीज़ जो कहाँ पर रह रही हैं? विलेजेस में, और ये करेक्टराइज करती हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, क्लोज सोशल रिलेशनशिप और सिंपल लाइफस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन करनी 2 मेरिट्स सोशल मीडिया की। तो पहली है क्या? ये क्विक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू। दूसरा, अवेयरनेस इश्यूज़ पर, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन या जेंडर इक्वालिटी। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर 8 हैं, 4-4 मार्क्स का एक है, और आपको लिमिट लगानी है 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस करने आपको फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपके पास होगा, ये पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहाँ से मतलब कि स्टेम करती है? कल्चरल टॉलरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेकुलरिज्म और हिस्टोरिकल को एग्जिस्टेंस किसके अमंग? अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो आपस में ये चीज़ एग्जिस्ट, मतलब ये इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन करनी माल्थुशियन थ्योरी पॉपुलेशन की। देखिए, माल्थस क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली 2, 4, 8, 16 इस तरह से, जबकि फूड सप्लाई ग्रो करती है अर्थमेटिकली 2, 3, 4, 5।
जब पॉपुलेशन एक्सीड करती है रिसोर्सेज को तो चेक्स जैसे फैमिन, एपिडेमिक्स और वॉर इस टाइप के होते हैं। तो ये क्या आर्ग्यू करता है कि जब तक मॉरल रिस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं होते तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये क्रिएट करेगी क्राइसिस। तो हालांकि इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो ये हाईलाइट करती है पॉपुलेशन रिसोर्स इम्बैलेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शंस ऑफ फैमिली आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो देखिए आपको पता है फैमिली परफॉर्म करती है क्रूशियल फंक्शन, बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, लिख सकते हैं आप ये। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन करना है मार्जिनलाइजेशन किसकी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। क्यों ट्राइबल कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज हो गई हैं, ठीक है, इसका क्या कारण है। देखिए ट्राइबल फेस कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन क्योंकि लैंड एलिनेशन हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉरेस्ट से, लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी और लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं अक्सर ये क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ट्राइबल के राइट्स को। इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है और लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस हैं इनको मतलब कि ये अंडर थ्रेट हैं। डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो है इसने इनको पुश कर दिया है मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी पे, मतलब कि मार्जिन्स पे आ गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेजर्स बताने हैं जो प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। तो पहला तो फंडामेंटल राइट्स, ये इंश्योर करते हैं इक्वालिटी और फ्रीडम। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस। तीसरा प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ की और ट्राइबल राइट्स की। चौथा लॉ किसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी, कम्युनल वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए। तो ये सभी जो है इंश्योर करती हैं यूनिटी और प्रिवेंट करती हैं सोशल डिविजन्स। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेप्स बताने हैं आपको सोशल रिसर्च के। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, ये पढ़ लो। पहला नंबर आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम, रिव्यू करना लिटरेचर, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, फिर डेटा कलेक्शन जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनर होता है। 6th डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। 7th रिपोर्ट राइटिंग। तो जितने भी ऊपर मैंने स्टेप्स आपको बताए 7, ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन करनी है मॉडर्नाइजेशन इंडिया में। देखिए मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व करती है न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी को, रैशनल थिंकिंग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाई, इम्प्रूव्ड एजुकेशन लाई, साइंटिफिक आउटलुक पैदा किया, अर्बनाइजेशन और रिडक्शन किसकी, कास्ट रिजिडिटी की। जबकि मॉडर्नाइजेशन को एग्जिस्ट करती है ट्रेडिशन के साथ, और ये यहाँ पे क्रिएट कर रही है मिक्स सोसाइटी, किसको बैलेंस करके, चेंज और कंटिन्यूटी को। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन करने आपको लैंड रिफॉर्म्स JNK में। देखिए JNK ने इम्प्लीमेंट किए प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स जैसे एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू टिलर्स, फिक्सेशन किसकी, लैंड सीलिंग्स की। तो ये जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं इन्होंने इम्प्रूव की कि किसको, रूरल इक्वालिटी, इंक्रीज़ की प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस किया एक्सप्लॉयटेशन को। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, किसके, JNK में। आगे सेक्शन D लॉन्ग आंसर 3 है, 6 मार्क्स का एक है, 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है। पहला क्या है, एक्सप्लेन करनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफ़र करती है ग्रोथ किसकी, इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी के बाद शुरू हुई थी और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने एक्सपैंड किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इसने ज़्यादा एक्सपैंड किया 1991 में जो हुए थे रिफॉर्म्स। इम्पैक्ट में आ जाता है इसका पहला नंबर तो अर्बनाइजेशन, लोग सिटीज़ की तरफ भागे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जॉब्स के लिए। चेंजेस किसमें, फैमिली स्ट्रक्चर, पहले जॉइंट होती थी अब ये न्यूक्लियर आ गई हैं। इम्प्रूव्ड इकॉनमी, हायर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सोशल मोबिलिटी, लोग जो हैं अपने मेरिट के दम पे राइज करते हैं और यहाँ पे कास्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है। और लास्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज़, पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन। तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मॉडर्नाइज़ किया है सोसाइटी को, बट चैलेंजेस जैसे इनइक्वालिटी और स्लम्स ये भी सामने लाए हैं। और में आप लिख सकते हैं डिस्कस करना आपको अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो ये आपके पास होगा तो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन इसी के। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस, किसके बीच में, नेशंस के बीच में, चाहे ट्रेड के थ्रू हो, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ और कल्चर। अगर हम इकोनॉमिक एंगल से देखें तो फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, MNCs का ऑपरेशन, ग्लोबल मार्केट्स, आउटसोर्सिंग।
पॉलिटिकल की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ का इन्फ्लुएंस नेशनल डिसीजन पे, नेशंस कोऑपरेट कर रही हैं ग्लोबल इश्यूज़ पे, ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। उसके बाद कल्चरल की बात करें, स्प्रेड ग्लोबल फूड का, फैशन का, म्यूज़िक, मीडिया, कल्चरल मिक्सिंग, यूथ अडॉप्ट कर रहा है ग्लोबल लाइफस्टाइल। तो ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़, बट इन इक्वालिटीज़ और कल्चरल इरोजन भी हुआ है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन करना आपको इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में, और इसमें रेफरेंस देना है चिपको मूवमेंट का। देखिए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स प्रोटेक्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और अपोज करती हैं इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। चिपको मूवमेंट का रेफरेंस देके अगर हम देखें तो 1970s की में ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में, जहाँ पर विलेजर्स खासकर वुमेन जो थी वो उन्होंने हक किया ट्रीज़ को ताकि डिफॉरेस्टेशन को बचा सकें। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसने रेज़ की नेशनल अवेयरनेस। दूसरा नंबर, गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो बैन करे ट्री कटिंग, और हाईलाइट किया रोल किसका, लोकल कम्युनिटीज़ का। और बाकी वाली मूवमेंट की बात करें तो इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और साइलेंट वैली मूवमेंट ये भी हैं। तो इन्होंने एम्फेसाइज़ किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और इकोलॉजिकल जस्टिस।